हेलो। पीजी फाउंडेशन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे भाई ट्वेल्थ क्लास का और फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाला। ठीक है, उसमें अपन ने कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे, चार्ज के बारे में जान लिया था और चार्जिंग और मेथड की बात कर रहे थे, आवेशन की विधियां। इसमें दो विधि पढ़ ली थी और उसकी कुछ प्रॉब्लम क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिए थे। ठीक है, आपको कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन रखनी है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन फिर भी अगर छोटा क्वेश्चन बन जाए तो वो ध्यान रखना है। ठीक है, आज अपन तीसरा मेथड पढ़ते हैं। तीसरा मेथड अपना है थर्ड मेथड, प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन इंडक्शन बोलते हैं, चार्जिंग बाई इंडक्शन बोलते हैं भाई, चार्जिंग बाई इंडक्शन। चार्जिंग बाई इंडक्शन बोलते हैं। अब देखो, अब नाम से ही पता लग रहा है कि प्रेरण है। ठीक है, तो जैसे अपने ऊपर ले लेते हैं, अपन क्या होते हैं, मोटिवेशन मोटिवेशन देखते हैं किसी का, तो मोटिवेशन मतलब क्या है, प्रेरणा मिल रही है अपन को। तो वो आदमी ये तो है नहीं कि अपन को मोटिवेट करने के लिए अपने पास आएगा, अपन को धक्का लगाएगा, अपन को चांटे लगाएगा, नहीं। वो क्या करता है, अपने शब्दों से प्रेरित करने की कोशिश करता है। तो उसी प्रकार से यहाँ ये है, एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि प्रेरण द्वारा आवेशन में बॉडी कांटेक्ट में नहीं आएगी। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। ठीक है, बॉडी कांटेक्ट में नहीं आएगी, बॉडी एक दूसरे से दूर रहेगी, एक दूसरे को टच नहीं करेगी। ठीक है, तो और दूसरा इसमें क्या है, या तो जो दोनों बॉडी है कंडक्टर होनी चाहिए, या फिर डाइलेक्ट्रिक हो सकती है। डाइलेक्ट्रिक बोले तो पैरा वैद्युत पदार्थ। ठीक है ना, डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर में थोड़ा ही डिफरेंस है, जब अपन डाइलेक्ट्रिक पढ़ेंगे तब अपन अच्छे से डिटेल में बताएंगे। ठीक है ना, वो उस चीज के लिए। ठीक है, तो पहली चीज तो क्या ध्यान रखनी है कि दोनों बॉडी कॉन्टेक्ट में नहीं आएगी। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, दोनों बॉडी कंडक्टर होनी चाहिए। हो सकता है जिसमें एक आवेशित हो और हो सकता है एक दूसरी क्या हो, निरावेशित हो, लेकिन एक बॉडी पे चार्ज जरूर होगा, दोनों निरावेशित नहीं होगी। ठीक है, तो लिखो इसमें, प्रेरण द्वारा आवेशन में, प्रेरण द्वारा आवेशन में, आवेशन में दोनों वस्तुओं, दोनों वस्तुएं, प्रेरण द्वारा आवेशन में दोनों वस्तुएं आवेशित चालक या एक वस्तु, एक वस्तु निरावेशित, एक वस्तु निरावेशित हो सकती है, दोनों निरावेशित नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना। निरावेशित हो सकती है। इस प्रकार से आवेशन में, इस प्रकार से आवेशन में दोनों वस्तु एक दूसरे से, इस प्रकार के आवेशन में दोनों वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में नहीं आती हैं, एक दूसरे के संपर्क में नहीं आती हैं। ठीक है भाई, कांटेक्ट में नहीं आती हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बाकी प्रोसेस क्या होता है वो अपन लेके चलते हैं, उसके थ्रू समझेंगे। यहां से कई बार क्वेश्चन भी पूछ लेता है आपसे। देखो भाई, होता क्या है वो समझने की कोशिश करना। अपने पास क्या होता है, एक मान लो ये कोई चालक गोला है। ठीक है, निरावेशित है तो मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा, इसके वॉल्यूम में तो चार्ज रहेगा, जितना धनावेशित उतना ही क्या रहता है, ऋणावेशित रहता है। तो मैं ऐसे बोल दूं तुम्हारे लिए कि इस पे जितना प्लस है उतना ही क्या है, माइनस है। जितना प्लस उतना ही क्या है इस पे, माइनस। ये बना दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये चालक गोला था। ठीक है, इसको निरावेशित बोल सकता हूं मैं, निरावेशित चालक गोला।
मतलब जितना प्लस है उतना ही क्या है माइनस, तो टोटल चार्ज कितना है 0 है। अगर अब मुझे इस चालक गोले को प्रेरण द्वारा आवेशित करना है, ठीक है, तो या तो हो सकता है मैं इसको धनावेशित करूं, या हो सकता है मैं इसको क्या करूं ऋणावेशित करूं, ठीक है। आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि ये निरावेशित चालक गोला है, इसको आप धनावेशित कीजिए, ठीक है, तो जो भी करने की बोले वो धनावेशित या ऋणावेशित, उसके अपोजिट चार्ज वाला कोई दूसरा पार्टिकल लाएंगे, अपन दूसरी वस्तु लेके आएंगे, ठीक है। अभी के लिए मान लो अपन को धनावेशित करना है, ठीक है, वो वाले केस लेके चलता हूं। तो मैं यहां क्या करूंगा, इसके पास एक ऋणावेशित छड़ लेके आऊंगा। अगर मुझे इसको क्या करना है धनावेशित करना है, ठीक है, ये क्या है भाई ऋण आवेशित, ये है ऋणावेशित छड़ है भाई, ठीक है, ऋणावेशित छड़ है। अब समझना, अभी ये कुछ डिस्टेंस पे है, जैसे ही इसको स्टेप फर्स्ट लिख लेते हैं अपन, लिखना चाहो तो स्टेप फर्स्ट पहला कदम, ठीक है, जैसे ही मैं इसको इसके पास लेके आया, ठीक है, मैं इसको इसके पास लेके आया, स्टेप सेकंड की बात कर लेता हूं, सेकंड, ठीक है, जैसे ही मैं इसको पास लाया तो देखो हाँ, होता क्या है, ये अपना गोला था, ये जितना प्लस था ये माइनस, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस छड़ को टच तो कराना नहीं है भाई, टच तो अलाउ ही नहीं है, यहाँ प्रेरण द्वारा करना है, तो मैंने इस छड़ को लाके यहाँ पे रखा, और ये क्या है अपनी माइनस चार्ज वाली छड़ है, ज्यादा बड़ी छड़ बन गई। ये मैं इसको पास लेके आया, माइनस माइनस माइनस, अब होगा क्या, जैसे ही मैं इसको पास लेके आया तो ये माइनस है, तो माइनस माइनस को क्या करेगा रिपेल करेगा, प्लस को अपनी ओर क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, तो इसके जितने भी ये प्लस चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, ये माइनस चार्ज को अट्रैक्ट हो जाएगा, और प्लस माइनस वाला इधर हो जाएगा, मतलब दोनों चार्ज क्या हो जाएंगे सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा स्टेप थर्ड, और इसमें चार्ज क्या हो जाएगा सेपरेट हो जाएगा, जबकि ये छड़ इसके पास ही रहेगी, टच नहीं करेगी, ठीक है, और ये इसके पास ही है। यहाँ क्या हो जाएगा, जो माइनस चार्ज है इसका कंप्लीट माइनस वाला चार्ज ये इसके इस तरफ आ जाएगा, ये माइनस वाला चार्ज आ गया, और प्लस वाला चार्ज इधर अपोजिट साइड में, सॉरी माइनस है ना, तो प्लस वाला इधर आएगा, देखो इधर वाला चार्ज कौन सा आ जाएगा प्लस वाला चार्ज आ जाएगा, ये प्लस वाला चार्ज, ये अपना कंडक्टर था, तो यहाँ चार्ज कौन सा आ गया इसके पास प्लस वाला चार्ज, ये प्लस वाला इस साइड आ गया, ठीक है, और माइनस वाला चार्ज के अपोजिट, क्यों माइनस माइनस को क्या करेगा रिपेल करेगा, प्लस इसको अट्रैक्ट कर लेगा। यहां तक क्या था कि ये रोड इसी के पास रहनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप की बात करता हूं मैं, अगले स्टेप में मैंने क्या किया, इस जो चालक गोला था, ठीक है, इस पे ये वाला प्लस चार्ज था, ये वाला प्लस चार्ज था, ये वाला माइनस चार्ज था, मैंने इसको अर्थिंग कर दिया, क्या कर दिया अर्थिंग कर दिया, ग्राउंड से क्या कर दिया भाई कनेक्ट कर दिया इसको। ये स्टेप किसकी बात है 4 की बात है, स्टेप किसकी 4 की। अब जब मैंने इसको देखो अर्थ से कनेक्ट किया, तो अपन ने कल पढ़ा था कि अर्थ कैसी है कंडक्टर है, कंडक्टर है तो क्या करेगा, ये आवेश यहां से होता हुआ अर्थ में चला जाएगा, ये आवेश यहां से होता हुआ कहां चला जाएगा अर्थ में चला जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये अर्थ में गया तो अगला स्टेप अपना क्या बन जाएगा स्टेप नंबर 5, और ये बन जाएगा अपना, ये मेटल की रोड ऐसे रहेगी अपने पास, ये माइनस वाली, और ये कंडक्टर कुछ इस टाइप से रहेगा, ये सारा का सारा चार्ज अंदर चला गया, तो इधर कौन सा आवेश है ओनली प्लस आवेश है, इधर कौन सा आवेश है ओनली प्लस। अब जैसे ही मैं इस रोड को हटाऊंगा, ये प्लस वाला चार्ज स्पेरिकल सिमेट्री है तो सब जगह क्या हो जाएगा समान रूप से वितरित हो जाएगा, तो लास्ट स्टेप आएगा इसमें स्टेप 6, और ये स्टेप 6 आएगा
स्टेप 6, तो मैंने छड़ को हटा दिया और छड़ को हटाने के बाद ये गोला ऐसे, और ये सारा का सारा आवेश इस पे क्या हो जाएगा, समान रूप से फैल जाएगा और धनावेशित गोला अपन को मिल जाएगा। धनावेशित गोला, ये होता है भाई कंडक्टर का केस। कब की बात की अपन ने, ये कंडक्टर के केस की। ठीक है, तो अब देखो इसमें लिखाने का कुछ नहीं है, यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई क्या क्या होता है। तो पहली बात तो क्या होना चाहिए, दोनों कंडक्टर एक आवेशित एक निरावेशित, एक जरूरी है, अगर दोनों निरावेशित हो गए तो अपनी पार नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वो चीज पहली हो गई। दूसरी बात क्या है, जिस प्रकार से इन दोनों को कांटेक्ट में नहीं लाना, कांटेक्ट में लाना नहीं है, प्रेरण द्वारा है, मतलब दूर से ही क्या करना है, चार्ज करना है। ठीक है, दोनों को कांटेक्ट में नहीं लाना। अब दूसरी बात ये है, वो अपन को ऐसा क्वेश्चन दे कि इसको ऋणावेशित करो, तो अपन को आइडिया होना चाहिए कि धनावेशित रोड लानी है, या फिर ऋणावेशित करो तो धनावेशित लानी है, धनावेशित करनी है तो ऋणावेशित रोड लानी है। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लीजिए स्टेप बाय स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ऐसे करके लिख लेना यहाँ पे। ऋण आवेशित छड़ को गोले के पास लाने पर आवेश का पृथक्करण, ये मतलब आवेश क्या हो गया, अलग अलग हो गया है। इतना ही ध्यान रखना है इंडक्शन में, इंडक्शन में कि भाई दोनों, एक तो दोनों में से कोई भी एक आवेशित होगा, एक दोनों निरावेशित नहीं होते। सेकंड चीज कॉन्टेक्ट में नहीं लाना, और धनावेशित करना है तो ऋणावेशित, और ऋणावेशित करना है तो धनावेशित रोड लेके आनी है। लिख लिया भाई अब तक। नेक्स्ट चलते हैं अपन, आगे लिखो इसी पे ये वाली चीज। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में क्या क्या अपन ने, अर्थिंग बोलते हैं भाई ग्राउंड से कनेक्ट करना, अपन अगले चैप्टर में इसको और अच्छे से पढ़ेंगे अर्थिंग होती क्या है। ठीक है, तो इतना लिखना, भू संपर्कित करना, संपर्कित करने पर, संपर्कित करने पर।
ठीक है भाई। अब अगर मान लो आपसे दूसरा अपोजिट क्वेश्चन करें कि गोले को कैसा करना है ऋणावेशित, तो कैसे छड़ लाएंगे धनावेशित, तो वो तो नॉर्मल चीज है ना, उसको ज्यादा नहीं करना, एक नोट डाल के लिखेंगे आप, है ना। डाइलेक्ट्रिक के केस वाला देख लेते हैं, नोट। पैरा वैद्युत देखो एक बार, पैरा वैद्युत के लिए ना फॉर्मूला ड्राइव नहीं करेंगे अपन, ये देखेंगे और उसको वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे पैरा वैद्युत के लिए, ठीक है। देखो पैरा वैद्युत क्या होता है, एज ए डाइलेक्ट्रिक होता है, नहीं सॉरी, पैरा वैद्युत क्या होता है, एज इंसुलेटर की तरह मान सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती हैं, वो अपन देखेंगे, ठीक है ना। देखो पैरा वैद्युत के केस में क्या होगा समझने की कोशिश करना। अगर मान लो ये अपना कोई गोला था, ठीक है, ये अपना कोई गोला था और ये अपनी कोई रोड थी। अब मैं गोले को कंडक्टर नहीं मान रहा भाई, क्या मान रहा हूँ, पैरा वैद्युत मान रहा हूँ। ये मान लो अपने पास माइनस आवेश था, ठीक है। तो इसका जितना भी आवेश होता है उस आवेश को मैंने मान लिया कितना है, क्यू नॉट है, ठीक है। और इस आवेश को अपन क्या बोलते हैं, प्रेरित आवेश बोलते हैं भाई, प्रेरित आवेश, ठीक है। और यहाँ पे जो चार्ज आएगा, जैसे अभी अपने पास क्या आया था, यहाँ पे आया था तो ये प्लस हो गया था, है ना। यहाँ पे आया था तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। मैं बाद की बात कर रहा हूँ, है ना, अविशन के बाद। तो इस वाले चार्ज को अपन बोलते हैं क्यू नोट, जो भी इस पे चार्ज होगा छड़ पे। और यहाँ पे जो चार्ज आया अपन ने इसको सेपरेट किया, और सेपरेट करने के बाद जो चार्ज आया उस चार्ज को मैंने बोल दिया कितना है, क्यू। उसको बोलते हैं अपन प्रेरक आवेश, उसको बोलते हैं अपन प्रेरक आवेश। आई बात समझ में। ये जो चार्ज है क्यू नॉट, और इसको बोला अपन ने प्रेरित आवेश, ये प्रेरित कर रहा है, ये तो इंड्यूस कर रहा है, ये तो इंडक्शन कर रहा है। और यहाँ पे जो चार्ज आएगा उसको बोलेंगे प्रेरक आवेश, ठीक है। अब दूसरी बात, एक बात और समझने की है कि मान लो इस पे आवेश 5 कूलाम था और इसने इसको क्या कर दिया, इंडक्शन के द्वारा इंडक्शन के द्वारा आवेशित कर दिया, तो इसके आवेश के मान में कोई कमी नहीं होती है। ये नहीं कि ये 5 कूलाम का था इसने इसको आवेशित कर दिया तो ये 4 कूलाम रह जाएगा, नहीं, ये 5 कूलाम ही रहेगा। इस रोड से ना तो कोई आवेश जाएगा ना कोई आवेश आएगा, जितना आवेश पहले था उतना का उतना ही रहेगा, ठीक है। क्यों अपन ने इसको कॉन्टेक्ट में ही नहीं लाए, चार्ज कब ट्रांसफर होता है, जब इसको अपन कॉन्टेक्ट में लाते, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। अब पैरा वैद्युत वाले केस में क्या होता है, इन दोनों के बीच एक रिलेशन होता है, ठीक है, एक संबंध होता है। उसको अपन ऐसे लिखते हैं, Q इक्वल टू क्यू नॉट 1 - 1 अपॉन कितना, एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर को अपन क्या बोलते थे, पैरा वैद्युतांक। अभी अपन पढ़ेंगे, ऐसा फॉर्मूला पढ़ा होगा, एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट। माध्यम की विद्युतशीलता अपॉन निर्वात की विद्युतशीलता, जिसको बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता या पैरा वैद्युतांक। और कैपेसिटर वाले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे इसको, या तो एप्सिलॉन आर बोलते हैं या फिर के से भी लिखते हैं, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो ये वाला कौन सा केस है, पैरा वैद्युत वाला है। तो इस रिलेशन को आपको थोड़ा सा ध्यान रही तो अच्छी बात है, नहीं तो ज्यादा कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो इसको वेरीफाई कैसे करते हैं। एप्सिलॉन आर अभी मैं पढ़ाऊंगा, जस्ट कूलाम नियम में पढ़ेंगे अपन वहां पे। तो आपको दो क्वांटिटी का एप्सिलॉन आर ध्यान रखना है, एक तो एयर के लिए कितना होता है 1, जिसको अपन क्या बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं। और एक मेटल के लिए एप्सिलॉन आर कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। मेटल के लिए कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। अब ये तो पैरा वैद्युत वाले माध्यम की बात थी, ये चीज ध्यान रखना, प्रेरित आवेश प्रेरक आवेश, इसके आवेश में क्या होगी, कोई कमी नहीं होगी। इसमें मैं लिख देता हूं, आपको ध्यान रहेगा, आवेश के मान में, आवेश के मान में कोई कमी नहीं होती, कोई कमी नहीं होती, ठीक है। इसके आवेश में कोई कमी नहीं होगी, ठीक है, चाहे कोई पैरावैद्युत हो चाहे कोई कंडक्टर हो। देखो होता क्या है, अगर मैं चालक की बात करूं, कंडक्टर वाले केस की मैं बात करूं इसके लिए, तो मैं कंडक्टर वाले केस की बात करूंगा, देखना चालक के लिए, है ना, इसी की मैं बात कर लेता हूं, किसके लिए, चालक के लिए। चालक के लिए
चालक के लिए मैं बात करता हूं तो चालक के लिए एप्सिलॉन आर कितना होता है? इनफाइनाइट। जितनी भी मेटल है सबका एप्सिलॉन आर कितना? इनफाइनाइट। तो इसका एप्सिलॉन आर होता है भाई इनफाइनाइट। ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां रखूंगा Q इक्वल टू कितना? क्यू नॉट। हाँ, ये माइनस और आता है भाई। माइनस क्यों आता है वो बताऊंगा। देखो, जैसे क्यू नोट कैसा है अपने पास? माइनस। तो क्यू कैसा आएगा? प्लस। इसकी वजह से क्या आएगा यहाँ? माइनस, मतलब अपोजिट नेचर, उसके लिए माइनस आया है। माइनस क्यों आया है? क्यू नोट कैसा है? माइनस। तो माइनस वाली छड़ लाते हैं तो गोला कैसा होता है? धनावेशित होता है। तो माइनस लगेगा तो क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। ठीक है। तो ये कितना होता है भाई? माइनस। इस चीज का ध्यान रखना, ये माइनस होता है, लिख लेना है ना। अब देखो, ये बना 1 - 1 अपॉन कितना? इनफाइनाइट। एप्सिलॉन आर कितना हो गया भाई? इनफाइनाइट। और 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना हो जाएगा? जीरो। 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना हो जाएगा? जीरो। तो Q इक्वल टू कितना बन जाएगा? माइनस क्यू नोट। अगर दोनों क्या हैं, अगर ये बॉडी कंडक्टर है तो दोनों पे चार्ज इक्वल आएगा लेकिन अपोजिट आएगा। इक्वल आएगा लेकिन क्या आएगा? अपोजिट। ये प्लस -5 कूलाम का है तो इस पे लास्ट पे चार्ज अगर चालक हुआ तो +5 कूलाम आएगा। ठीक है। अगर ये +5 कूलाम है तो इस पे -5 कूलाम आएगा, लेकिन कब आएगा? जब ये कंडक्टर होगा। अदरवाइज अगर कंडक्टर नहीं हुआ तो देखो, 1/एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर का मान हमेशा या तो 1 होगा या 1 से ज्यादा होगा। या तो एप्सिलॉन आर 1 किसके लिए होता है? वैक्यूम के लिए। 1 किसके लिए होता है? वैक्यूम के लिए। जैसे ही मैं इसको वैक्यूम के लिए रखूंगा, इसको 1 करूंगा, 1/1, 1, 1 - 1 कितना? जीरो। तो चार्ज कितना हो जाएगा? जीरो। तो इसका मतलब ये समझे, वैक्यूम में कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, निर्वात के अंदर कोई चार्ज नहीं होता है। अगर मैं कंडक्टर की बात करूंगा तो एप्सिलॉन आर कितना? इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट कितना? जीरो। तो कितना? Q इक्वल टू माइनस क्यू नॉट। तो जितना चार्ज वाली छड़ थी उतना ही चार्ज चालक पे आएगा, लेकिन क्या आएगा? अपोजिट नेचर का आएगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर अपन आगे चलते हैं। छड़ के चार्ज में कोई कमी या अधिकता नहीं होगी, जितना चार्ज है उतना ही रहेगा। और गोले पे चार्ज उसका अपोजिट आएगा। प्लस वाली रोड लाएंगे तो माइनस चार्ज आएगा, और माइनस वाली रोड लाएंगे तो प्लस वाला, जो मैंने फॉर्मूले से भी क्लियर कर दिया तुम्हें। इन सभी नोट्स की पीडीएफ भाई अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल रहती है। पीजी फाउंडेशन क्लासेज के नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो आप वहाँ जाके भी एज इट इज नोट्स यूं के यूं पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है, तो वहाँ भी देख सकते हो आप, है ना। टेलीग्राम चैनल पे कंप्लीट नोट्स एज इट इज यूं के यूं मिलेंगे आपको पीडीएफ फॉर्मेट के। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी अपनी कंडक्शन की विधियाँ। तो हो सकता है अपन को यहाँ से कोई छोटा क्वेश्चन मिल जाए, है ना, 1 या 2 नंबर का। तो वैसा आपको क्वेश्चन मिल सकता है यहाँ से, या फिर चार्ज की प्रॉपर्टी से कोई क्वेश्चन बन सकता है। अपन ने जो क्वेश्चन की वहाँ से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से मिल सकता है, या फिर इंडक्शन कंडक्शन के द्वारा मेथड अपन ने चार्जिंग पढ़ी थी, वहाँ से कोई क्वेश्चन मिल सकता है आपको। या फिर आवेश के बारे में कोई गुण पूछ ले, आवेश की मात्रक पूछ सकता है, आवेश का कौन सा छोटा बड़ा मात्रक होता है, जो भी चीजें हैं। ठीक है। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। आगे अपना यहाँ से बहुत अच्छा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, और हेडिंग लिखिएगा आप, कूलाम का नियम। अपनी हेडिंग है भाई, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ।
कूलाम्स, ठीक है भाई, कूलाम का नियम। अब देखो कूलाम के नियम में क्या होता है, सबसे पहले तो इसकी कुछ कंडीशन होती है, वो कंडीशन होनी चाहिए, और उसके बाद क्या नियम होता है इसका वो पढ़ेंगे, और इससे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो चीजें। अब देखो पहली बात तो ये समझो कि ये जो नियम था, इसने क्या किया, ये नियम है तो इसने पहले एक्सपेरिमेंटल डाटा लेके इस चीज को वेरीफाई किया, और तब जाके अपन को ये नियम दिया, ठीक है। अब इसका कहीं प्रूफ नहीं मिलेगा, कभी तुम कहीं देख लेना कोई सी क्लास में, जब भी तुम हाई स्टैंडर्ड पढ़ो, या फिर किसी टीचर अदरवाइज टीचर से पूछ के देख लेना कि सर कूलाम के नियम को प्रूव करवाओ, वो बोलेगा इसका कोई प्रूफ नहीं है। क्यों? कूलाम के नियम का प्रूफ यूं नहीं है कि ये एक फंडामेंटल नियम है, जैसे अपन मैथ के अंदर प्रमेय वगैरह पढ़ते हैं, थ्योरम पढ़ते हैं, उनका यूज करके दूसरी चीजों का अपन सही प्रूव करते हैं, और तब जाके अपन बोलते हैं हाँ ये प्रमेय क्या है, सही है। तो वैसे ही कूलाम का नियम होता है, इसका प्रूफ कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये एक फंडामेंटल नियम है, इसको एक्सपेरिमेंटली डाटा से लेके कूलाम नामक वैज्ञानिक ने नियम दिया था, ठीक है। इसके आधार पे अपन जो भी आगे की चीजें हैं वो अपन क्या करेंगे, अच्छे अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छी चीजें प्रूव करेंगे, इसलिए अपन और बोलेंगे ये नियम क्या है, वैलिड है, ठीक है। तो अपन बात कर लेते हैं कूलाम के नियम की, ठीक है। तो पहली बात तो देखो इसकी कंडीशन क्या होती है। फर्स्ट कंडीशन तो चार्ज क्या होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैट की बात कर रहे हैं तो चार्ज कैसा होना चाहिए भाई, स्टैटिक। स्टैटिक बोले तो स्थिर होना चाहिए, पहली कंडीशन तो ये है। चार्ज एट रेस्ट रहना चाहिए, चार्ज की गति नहीं होनी। दूसरी बात आता है चार्ज जो भी है पॉइंट चार्ज होना चाहिए। चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए, बिंदु आवेश होना चाहिए। दूसरा क्या है भाई, बिंदु आवेश, ठीक है। आवेश कैसा होना चाहिए, बिंदु आवेश। तो ये कि इसकी दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन तो चार्ज कैसा, एट रेस्ट, स्थिर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए, बिंदु आवेश। अब भाई अपन ये तो जानते हैं रेस्ट में क्या है, रेस्ट का मतलब तो अगर उसकी पोजीशन टाइम के सापेक्ष चेंज नहीं हो रही तो वो रेस्ट में होगा, ठीक है, और अदरवाइज क्या होगा, मोशन में होगा, ठीक है। अब पॉइंट चार्ज की बात आती है कि सर पॉइंट चार्ज किस चीज को बोलेंगे अपन, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज मैं तुम्हें समझा देता हूं। पॉइंट चार्ज ये है, अगर मान लो अपने पास कोई भी चार्ज है, और उसकी जो डायमेंशन, डायमेंशन बोले तो उसकी रेडियस हो सकता है, व्यास हो सकता है, ठीक है, देन डायमेंशन। अगर उसकी डायमेंशन, उसकी रेडियस, जिन भी दो चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है, जिन भी दो चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है, उसकी तुलना में बहुत कम है, मतलब इसकी जो रेडियस है, इनकी दूरी आर की तुलना में बहुत कम है। अगर नेग्लिजिबल ऑर्डर का है, मतलब कहने का मतलब अगर ये मीटर के अंदर है तो ये एमएम के अंदर हो सकता है, ठीक है। ये किलोमीटर के अंदर है तो ये सेंटीमीटर मीटर तक चल सकता है, ठीक है। अगर उस ऑर्डर का है तो अपन इस चार्ज होगा, इसको अपन पॉइंट चार्ज बोलेंगे, बिंदु आवेश बोलेंगे। तो पहली बात तो यही पता होना चाहिए बिंदु आवेश होता क्या है। यदि आवेशों की विमा उनके बीच की दूरी की तुलना में क्या हो, अल्प हो, नगण्य हो, है ना, बहुत कम हो, तो जो आवेश होगा उनको अपन कैसा आवेश बोलेंगे भाई, पॉइंट चार्ज बोलेंगे, बिंदु आवेश बोलेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, ठीक है, दोनों कंडीशन हो गई। तब इस कूलाम नामक वैज्ञानिक ने क्या बोला था, कूलाम नामक वैज्ञानिक ने ये बोला कि अपने पास मान लो कोई दो चार्ज है, हो सकता है वो प्लस प्लस हो सकता है माइनस माइनस हो सकता है प्लस माइनस हो, कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। मैं अभी प्लस लेके बात कर रहा हूं, चार्ज कैसा भी हो सकता है, कंडीशन सारी। दो चार्ज Q1 Q2 हैं, एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। तब इसने एक्सपेरिमेंटली डाटा से ये प्रूव किया कि उनके बीच जो लगने वाला फोर्स, कूलाम फोर्स बोलते हैं भाई, एफ से लिखता हूं, ये होता है उन दोनों के चार्ज के गुणनफल के समानुपाती। जो भी चार्ज की वैल्यू होगी अपन Q1 रखेंगे, Q2 रखेंगे, तो इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती। और इनकी बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसने अलग अलग डाटा लिया, उसका अगर चार्ज की वैल्यू बढ़ाई तो इसने देखा फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, दोनों के प्रोडक्ट की समानुपाती कर दिया। दोनों के बीच की दूरी बढ़ाई तो इसने देखा दूरी बढ़ रही है तो फोर्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर दूरी कम कर रहा हूं तो फोर्स बढ़ रहा है, तो इसने इनवर्सली प्रोपोर्शनल बता दिया। और वो भी किसके, स्क्वायर के होता है, वो भी किसके, स्क्वायर के होता है, ठीक है।
इन दोनों को अपन मिलाते हैं तो यहां से अपन को मिलता है F इक्वल टू कितना Q1 Q2 अपॉन कितना R स्क्वायर। ठीक है, अब जब भी अपन समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो अपने पास क्या आता है, एक समानुपाती नियतांक आता है, एक कांस्टेंट आता है। तो वो कांस्टेंट कितना यूज किया इन्होंने, K यूज किया, Q1 Q2 अपॉन कितना R स्क्वायर। और K को क्या बोल दिया भाई, एक समानुपाती नियतांक है जिसका मान इन्होंने दिया 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कितना होता है भाई, कूलाम स्क्वायर होता है। ठीक है, इसने बोला अगर के को या तो ये बोलो या फिर के को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है भाई, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। ठीक है ना, जिसका मान कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁴ कितना -12 होता है, कूलाम स्क्वायर अपॉन कितना न्यूटन इंटू कितना मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये सब चीजें इन्होंने बताई थी। ठीक है, इसके बाद नियम क्या बोला, नियम ये बोला, इसने बोला दो स्थिर तथा बिंदुवत आवेश, अपने दोनों बोल दिया, दो कंडीशन थी भाई, स्थिर भी होना चाहिए, पॉइंट चार्ज भी होना चाहिए। तो नियम क्या दिया इन्होंने, दो स्थिर तथा बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम आकर्षण या प्रतिकर्षण, हो सकता है अट्रैक्शन हो सकता है रिपल्सन हो, कैसा भी हो सकता है, लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, कूलाम का नियम बोलते हैं। ठीक है, और तब जाके अपन ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ये फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, इसके बाद इसकी वीमा वगैरह निकालेंगे, इसकी वैल्यू वगैरह एमकेएस में कितनी होती है, सीजीएस में कितनी होती है, वो सब वैल्यू देखेंगे। ठीक है, तो अपन चलते हैं आगे। ठीक है, तो देखो लिखो भाई कूलाम का नियम, लिखो तो स्थिर, तो स्थिर तथा बिंदुवत, अभी भाई बिंदुवत की परिभाषा पढ़ लेंगे अपन, तो स्थिर तथा बिंदुवत आवेशों के मध्य, आवेशों के मध्य लगने वाला, तो स्थिर तथा बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, कूलाम आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के, दोनों आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है भाई, कूलाम ने क्या बोला, तो स्थिर तथा बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही, इसे ही कूलाम का नियम, इसे ही कूलाम का नियम कहते हैं। इसे ही कूलाम का नियम कहते हैं। इसे ही कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक है भाई, एक लाइन छोड़ के लिखना, माना दो आवेश, माना दो आवेश स्मॉल q1 तथा स्मॉल q2, प्लस ले रहा हूं भाई अभी, है ना,
माना दो आवेश स्मॉल q1 तथा स्मॉल q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं, तब उनके मध्य लगने वाला कूलाम बल देखो भाई, मैंने क्या मान लिया, एक चार्ज ये है Q1 पॉइंट चार्ज है और एक चार्ज कौन सा है Q2, एक दूसरे से कितनी दूरी पे भाई, स्मॉल r दूरी पे स्थित है। तब लगने वाला कूलाम बल F समानुपाती किसके भाई, Q1 और Q2 के, ये कोई नंबर एक लिख दिया, और F 1 कितना भाई r², ये उसने बोला था, अपन ने वैसा लिख दिया। F समानुपाती कितना Q1 Q2 और क्या लिख दिया 1 कितना r² लिख दिया। ठीक है, ये डायग्राम बना दिया। आगे देखो, आगे अपन क्या करते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा 2 से दोनों को मर्ज कर देते हैं भाई, तो क्या बनेगा अपने पास, F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन कितना r²। ठीक है, अब जब कभी अपन समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो अपने पास एक कांस्टेंट आता है, F इक्वल टू कितना K Q1 Q2 अपॉन कितना भाई r²। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन कितना r², ये अपना फॉर्मूला आया, नंबर कितने भाई 3। ठीक है, लिख देते हैं, जहां के एक समानुपाती नियतांक है, जहां के एक समानुपाती नियतांक है, जिसका मान k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कितना कूलाम स्क्वायर। ठीक है, किसके अंदर होता है भाई, MKS के अंदर है ना, ये एक MKS के अंदर ही है। और एप्सिलॉन नॉट की बात करूं, एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं भाई, निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। और इसका मान कितना होता है भाई, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 10⁻⁻12, और ये होता है कूलाम स्क्वायर अपॉन कितना न्यूटन इंटू कितना मीटर स्क्वायर। ये इसके के बारे में जानकारी है। के का मान MKS के अंदर कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक समानुपाती नियतांक है, जिसका मान कितना होता है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। और एप्सिलॉन नॉट क्या बोलते हैं भाई, निर्वात की विद्युतशीलता, और जिसका मान कितना होता है 8.85 10⁻⁻12 होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपन इसका सदिश रूप देखा जाए, सदिश रूप में भी देख सकते हैं, बाकी मैं सदिश रूप आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन एक बार के लिए लिख सकते हो आप, क्योंकि सदिश रूप में सदिश रूप में लिखेंगे तो मतलब ये क्या हो जाएगा, वेक्टर। फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, सदिश क्वांटिटी होती है, और ये कितना बनेगा के Q1 Q2 अपॉन कितना भाई r², और यहाँ इसकी डायरेक्शन आ जाएगी एक r कैप, मतलब r की डायरेक्शन में है तो r कैप। ठीक है, इसको इसका सदिश रूप बोलते हैं। अब देखो, अगर इसकी सदिश रूप है r कैप इसका क्या है, सदिश रूप है। ठीक है, और सदिश रूप में ये है। देखो, अगर इसकी डायरेक्शन के बारे में और भी जानना चाहो आप, तो आर कैप की जगह आप क्या लिख सकते हो बताओ, प्लस माइनस आर कैप लिख सकते हो। प्लस माइनस आर कैप का मतलब क्या है कि फोर्स या तो अट्रैक्टिव होगा या क्या होगा, रिपल्सिव होगा। फोर्स क्या होगा, या तो अट्रैक्टिव होगा या क्या होगा, रिपल्सिव, या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण। एक चीज और समझेंगे, जैसे अपने पास ये एक चार्ज Q1 था, एक चार्ज कितना था
Q2 एक दूसरे से कितनी दूरी पे था? स्मॉल आर दूरी पे। एक दूसरे से कितनी दूरी पे? स्मॉल। अगर दोनों मान लो प्लस प्लस हैं, दोनों क्या हैं? प्लस, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अगर मान लो F1 पे फोर्स 2 के कारण लगेगा इधर, F1 पे फोर्स किसके कारण? 2, ये इसको दूर भगाने की कोशिश करेगा, और ये क्या करेगा? ये इसको इधर दूर भगाने की कोशिश करेगा। आई बात समझ में? मतलब ये कब है? जब प्लस प्लस है। अगर मान लिए मैंने इसे बोल दिया ये Q1 है, और ये क्या आ गया भाई? Q2 आ गया, एक दूसरे से कितनी दूरी पे? R दूरी पे। ठीक है, अब देखो ये दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्शन आएगा। मतलब इस पे फोर्स, ये इसको इधर खींचने की कोशिश करेगा, और ये इसको किधर खींचने की करेगा? इधर, खुद की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये इधर जाने की कोशिश करेगा, ये इधर आने की कोशिश करेगा। कहने का मतलब यहाँ क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो एक बात तो अपन को पता लग गया, या तो इसका डायरेक्शन एक दूसरे से दूर होगा, या इसका डायरेक्शन क्या होगा? एक दूसरे के पास होगा। मतलब इनकी जो दिशा होगी, जो लगने वाले बल की जो दिशा होगी, दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी। दोनों को जो रेखा मिलाएगी उसी के अनुदिश होगी। या तो हो सकता है उसके पास की ओर हो, या हो सकता है उससे दूर हो। तो अगर मान लो इन दोनों को ये रेखा मिला रही है, तो या तो फोर्स इस वाली लाइन पे है, या फोर्स ऐसे है, या फोर्स ऐसे है मतलब उसी लाइन के अलोंग। तो एक बात ये और ध्यान रखना कि जो लगने वाला फोर्स है कहाँ रहता है? दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ठीक है, अब मैं प्लस माइनस क्यों यूज कर रहा हूं वहां पे? इसीलिए यूज कर रहा हूं। ठीक है, अगर मान लो मैं इस डायरेक्शन को प्लस मानूं, जो इसमें प्रतिकर्षण हो रहा है, तो ये डायरेक्शन उसकी क्या हो गई? अपोजिट हो गई। तो यहाँ डायरेक्शन में क्या लिख सकता हूँ? प्लस माइनस आर कैप लिख सकता हूँ। एक आकर्षण के लिए, एक किसके लिए? प्रतिकर्षण के लिए। आई बात समझ में? ठीक है, तो मैं वैसा भी लिख सकता हूँ आपके लिए। ठीक है, इसकी जगह मैं क्या यूज कर सकता हूँ? प्लस माइनस आर कैप। मैंने बता दिया मैंने प्लस माइनस क्यों लिखा। एक अट्रैक्शन के लिए आएगा, एक रिपल्सन के लिए आएगा। तो ये इसका क्या है? अपना कूलॉम का नियम है, और ये अपना फॉर्मूला यहां से निकल के आता है। और परिमाण की बात करूं तो परिमाण में ये आता है। ठीक है, आगे मैं इसी की बात करता हूं। अभी अपन ने देखा, क्योंकि यहाँ पे k इक्वल टू कितना होता था भाई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैं f को लिखना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, या तो k लिखूं, हाँ मैं लिखू के Q1 Q2 अपॉन कितना? आर स्क्वायर। और इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन कितना? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितना भाई? आर स्क्वायर। दोनों एक ही बात है, मैंने वहां पे क्या कर दिया? के का मान रख दिया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए कि दो चार्ज हैं Q1 Q2 एक दूसरे से स्मॉल आर दूरी पे है, तो लगने वाला फोर्स F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मैंने यहाँ सदिश रूप में लिखा, तो यहाँ प्लस माइनस क्यों यूज किया? एक आकर्षण के लिए, एक रिपल्सन के लिए। और यहाँ मैं के की वैल्यू रखूंगा तो ये फॉर्म बन जाएगी। तो एक बार यहाँ तक नोट कर लीजिए आप, फिर अपन आगे चलेंगे। लास्ट पेज लिख लिया था? लिख लिया? नेक्स्ट पेज लिखो ये। हाँ भाई लिख लिया। चले आगे। ठीक है, अब देखो ये तो फॉर्मूला है अपना, अपन क्वेश्चन भी कराऊंगा, मैं सारी चीजें कराऊंगा, इसका सदिश रूप अलग से पढ़ाऊंगा अच्छे से। ठीक है, उससे पहले अपन क्या करते हैं, इस के बारे में जान लेते हैं। इसका डायमेंशन क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, एमकेएस में मान कितना होता है, सीजीएस में कितना होता है। ठीक है, तो अपन के का ऑपरेशन कर लेते हैं एक बार। तो एक ऐसे लिख लेना, के का मात्रक तथा विमा।
इसी में पढ़ रहे हैं भाई। आपसे अगर डायरेक्ट बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछे, छोटा क्वेश्चन पूछ ले भाई, एमकेएस में मान कितना है, सीजीएस में कितना है, उसके लिए। ठीक है, देखो भाई, क्योंकि k इक्वल टू अपने पास था भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जिसका मान कितना 9 इंटू 10⁻⁴ कितना 9। अब देखो मैंने इसका यूनिट कहाँ से लिखा वो देखो, क्योंकि कूलाम बल की कूलाम बल, और कूलाम बल का अपने पास एक फॉर्मूला आया था F इक्वल टू कितना K Q1 Q2 अपॉन कितना R²। मुझे K चाहिए तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ये बनेगा K, यहाँ बना कितना FR² अपॉन कितना Q1 Q2। अगर मुझे इसका मात्रक लिखना है तो F का मात्रक कितना न्यूटन, F का मात्रक कितना न्यूटन, R का मात्रक मीटर, मीटर का स्क्वायर हो गया, और ये भी चार्ज ये भी चार्ज, कूलाम 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 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो इसका क्या बन गया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर क्या कूलाम स्क्वायर, ये तो इसका क्या हो गया भाई मात्रक हो गया, ये तो इसका क्या हो गया मात्रक। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कितना कूलाम स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसकी वीमा की बात करूं भाई, वीमा, तो अपन बात कर लेते हैं इसकी वीमा। देखो भाई वीमा के बारे में देखो, वीमा अपन यहां से फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो वीमा देखो, के की वीमा लिखते हैं, एक बार देखना भाई, के की वीमा, के की वीमा लिखने के लिए अपन को फोर्स की वीमा चाहिए भाई, एक R² की वीमा चाहिए, और एक कितनी क्यू लिख देता हूं भाई, दोनों चार्ज ही तो हैं, तो चार्ज का स्क्वायर लिख दो, सेम सेम डायमेंशन हो। ठीक है, फोर्स का आपने वीमा 11th क्लास में पढ़ा होगा, M1 L1 और T माइनस कितना होता है 2। अगर किसी को याद नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूं आपकी नॉलेज के लिए। फोर्स F बराबर होता था कितना M इंटू ए होता था त्वरण, तो त्वरण को ऐसे लिख दूं वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, वेग अपॉन कितना लिख सकता हूं समय। ठीक है, वेग को क्या बोलते हैं विस्थापन अपॉन समय, तो वेग को भी चेंज कर दूं मैं, ये विस्थापन बन गया S और इधर कितना बन गया T²। M होता है द्रव्यमान, S होता है विस्थापन, T होता है समय। इसको किस में लिखते हैं अपन बताओ, किलोग्राम में, इसको किलोग्राम में, विस्थापन को किस में लंबाई होती है मीटर में लिखते हैं, और समय को किस में लिखते हैं अपन सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, किलोग्राम का वीमा लिखते थे अपन वहां M की पावर 1 कैपिटल M से लिखते थे, विस्थापन L की पावर कितना लंबाई 1, और नीचे कितना लिखते थे T2, तो T2 ऊपर आके कितना बन जाएगा -2 बन। तो इसका डायमेंशन कितना फोर्स का M1 L1 T माइनस कितना 2। ये आपकी नॉलेज के लिए है, बाकी आप वीमा अच्छे से पढ़ के आए होंगे 11th क्लास के अंदर, ऐसी मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ। ठीक है, बाकी ये क्या है R उनके बीच की दूरी है, दूरी को मीटर में लिखते हैं, मीटर का L होता है, तो ये कितना बन जाएगा L की पावर कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा। अब चार्ज की बात आती है, चार्ज का भी बताना पड़ेगा मुझे। देखो चार्ज का अपन ने पढ़ा होगा, चूंकि I इक्वल टू कितना होता था आवेश के प्रवाह की दर, आवेश की प्रवाह की दर क्या होती थी विद्युत धारा, तो यहां से Q निकालूंगा तो कितना बन जाएगा I इंटू टी। अब I तो क्या है एम्पियर, ये तो फंडामेंटल क्वांटिटी होती थी, आधारभूत मूलभूत जो साथ पढ़ते थे अपन A, और समय कितना हो जाएगा T। तो चार्ज की विमा कितनी आती है भाई A इंटू टी आती है, तो मैं चार्ज की यहाँ डायरेक्ट यूज कर लेता हूँ आपके लिए। ठीक है, ये सब चीजें 11th का है ना। तो ये कितना लिखूं मैं यहाँ पे A T, इसकी पावर कितना 2। ठीक है, देखो कितना बनेगा यहाँ, ये बना M, यहाँ से L2 आ गया तो L3 लिख दूं आपके लिए, और T माइनस कितना 2, और यहाँ पे बात करता हूं तो ये कितना हो जाएगा A2, और ये कितना हो जाएगा T2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो T2 नीचे है, T -2 पर, ये ऊपर जाके माइनस का T की पावर -4 बन जाएगा, तो ये बना कितना K, और इसकी डायमेंशन हो जाएगी भाई M1 L3 T-4 और A माइनस कितना, ये इसकी डायमेंशन निकल के आती है। ठीक है, अब अगर आपसे यूनिट हो गया डायमेंशन हो गया, ये किस में लिखा मैंने MKS के अंदर वैल्यू लिखी। अगर आपसे कोई K का मान पूछ ले CGS के अंदर, K का मान पूछ ले CGS के अंदर, तो उसके लिए देखो एक बात और देख लेते हैं उससे पहले। अगर आपसे कोई पूछे एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, इसका यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होती है। ठीक है, तो देखो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, वैसे आप निकाल भी सकते हो। अगर मैं एप्सिलॉन नॉट को यहाँ लाऊंगा तो K यहाँ आएगा, K यहाँ आएगा। अब जो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है उसका ना तो कोई यूनिट होता है, संख्या है वो तो,
तो संख्या का ना तो कोई यूनिट होगा ना कोई डायमेंशन होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर मुझे एप्सिलॉन नोट का यूनिट और डायमेंशन चाहिए तो मैं के का रिवर्स कर दूं। अरे एप्सिलॉन नोट यहां लाऊंगा तो के कहां आएगा, नीचे आएगा। तो इसका क्या कर दूं, मैं रिवर्स कर दूं, तो एप्सिलॉन नोट का क्या बन जाएगा, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। डायमेंशन चाहिए तो डायमेंशन का भी क्या कर दूं, रिवर्स कर दूं। 1 की जगह -1, 3 की जगह -3, +4 की जगह -4 की जगह +4 और ये +2। ठीक है, बाकी मैं निकाल के बता सकता हूँ आपको। देखो एक बार देख लेते हैं, एक बार के की बात कर ले। ठीक है, के का देखो, के का सीजीएस पद्धति में मान, सीजीएस पद्धति में मान, एक बार देखो भाई के का सीजीएस पद्धति में मान। देखो के का सीजीएस पद्धति में मान देखते हैं, तो के का मात्रक देखते हैं अपन। के का मात्रक कितना था भाई, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कितना, कूलाम स्क्वायर। ये तो इसका क्या था भाई, मात्रक। ठीक है, तो अपन लेके चलते हैं, इसका मान कितना था भाई, के इक्वल टू अपन लिखते थे 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कितना भाई, कूलाम स्क्वायर। ठीक है, अब अपन को क्या है, इसको सीजीएस में बदलना, इसको भी सीजीएस में, इसको भी सीजीएस में। ठीक है, पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए 1 न्यूटन सीजीएस में किसके बराबर होता है, 10⁵ डाइन। ये पढ़ा होगा 11th क्लास में। न्यूटन का मात्रक होता है डाइन सीजीएस में, और 1 न्यूटन कितने, 10⁵ के बराबर। मीटर का पता होना चाहिए, 1 मीटर किसके बराबर भाई, 100 सेंटीमीटर के। कोई दिक्कत नहीं। अब चार्ज का भी पता होना चाहिए, मैंने पढ़ाया था अभी फर्स्ट चैप्टर में जब चार्ज पढ़ाया था। है क्या किसी को पता, 1 कूलाम सीजीएस में मात्रा क्या होता था चार्ज का, पढ़ नहीं रहे घर जाके, मुझे ऐसा लग रहा है। सीजीएस में मात्रा कभी कल परसों ही देखा था मैंने, ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, है ना, और जिसका मान भी लिखाया था 1 कूलाम कितने के बराबर होता है, 1 कूलाम होता है बताओ 3 इंटू 10⁻⁴ कितना 9 ESU। पेज पलट के देख लो अगर ऐसा नहीं है तो। मैंने लिखाया था वहाँ एमकेएस में मान, सीजीएस में मान, एक ईएमयू लिखाया था, एक फेराडे लिखवाया था, फ्रैंकलिन बोलते हैं जिसको, ईएसयू को सबसे छोटा मात्रक होता है। ये सब चीज़ें बताई थी मैंने। ठीक है, और दोनों में रिलेशन भी लिखाया था, 1 कूलाम किसके बराबर होता है भाई, 3 इंटू 10⁻⁹ ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर होता है। देख लो एक बार इधर देख लो, तो नहीं है तो, है ना, लेकिन पढ़ा करो घर जाके। ठीक है, अब देखो, अब अपन को मतलब ये कूलाम की जगह ये वाली वैल्यू रिप्लेस करनी है। ये तो एमकेएस में थी, ये सारी किसके अंदर है, सीजीएस के अंदर। तो इसकी जगह मैं रिप्लेस कर दूंगा तो सीजीएस में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां से अपने पास के, ये तो वैल्यू न्यू की हो रही मैंने, 9 इंटू 10⁻⁴ कितना 9, न्यूटन की जगह कितना बन जाएगा, 10⁵ डाइन लिख देता हूं भाई, है ना, मात्रा लगाओ तो लगा लो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, 10⁵ डाइन। मीटर की जगह कितना बताओ, 100 सेंटीमीटर, लेकिन इसका क्या है बताओ, स्क्वायर। ठीक है, नीचे लिखा 1 कूलाम की जगह इतना लिख सकता हूं, तो ये लिख दूं 3 इंटू 10⁻⁴ 3 इंटू 10⁻⁹ ESU, इसका कितना भाई, स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। ठीक है, आगे देखो इधर लिखा मैंने के, यहाँ पे वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁴ कितना 9। अब देखो यहां से क्या निकल के आएगा, 10⁵5, यहां से कितना 10⁵ कितना 4, 100 इंटू 100। ठीक है भाई, यहां बना 10⁵5, यहां बना 10⁵ कितना 4, और इधर बच गया डाइन, और क्या बच गया बताओ, सेंटीमीटर स्क्वायर। डाइन और सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर DYNE लिख लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है ना, जो भी इंग्लिश में लिखना चाहो तो, बाकी कोई दिक्कत नहीं। नीचे क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर 9, और 10⁵9 का कितना बन जाएगा, 18 बन जाएगा। ये बन जाएगा कितना, 9 इंटू 10⁻⁴ कितना 18, और ये बनेगा कितना भाई, ESU का स्क्वायर। ये बना कितना अपना, ESU का स्क्वायर। अब देखो 9 इंटू 10⁻⁹ और 5 कितना 14, और 4 कितना 18, और यहाँ भी 9 से 9 गया, 18 से 18 गया, कितना बनेगा 1। तो के का मान कितना आ गया भाई, यहाँ तो 1 बचा, और ये कितना डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितना ESU स्क्वायर। ठीक है, तो के का मान सीजीएस पद्धति में मान कितना होता है भाई, 1 होता है। मैंने प्रूव करके बता दिया। एमकेएस पद्धति में मान होता है भाई के का कितना 9 इंटू 10⁻⁹, तो सीजीएस पद्धति में मान के का मान कितना होता है 1।
कभी देखा नहीं होगा, मैंने आज तुमको प्रूव करके बता दिया। कोई पूछ भी सकता है आपसे कि के का मान कितना होता है, ठीक है। ये तो के की चर्चा हुई, के की सारी बातें हुई, डायमेंशन हो गया, यूनिट हो गया, एमकेएस के अंदर हो गया, सीजीएस के अंदर वैल्यू क्या होती है, यूनिट क्या होता है, सब कुछ हो गया। ऐसी बात अपन एप्सिलॉन नॉट के लिए कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो मैं लिखता हूं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक तथा विमा। भाई ये काम आएगी और ये कभी आगे तक काम आएगी, तो इसलिए मैं बता रहा हूं, मात्रक तथा विमा, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक तथा विमा, ठीक है भाई। तो देखो, क्योंकि अपन जानते हैं के इक्वल टू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भाई। यहां से अगर एप्सिलॉन नॉट निकालना चाहूं तो ये बन जाएगा कितना, 1/4 पाई के। इसकी वैल्यू होती है भाई 8.85, 10⁻⁻12, और उसका यूनिट का रिवर्स कर दो भाई, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर था, ये कितना बन जाएगा, कूलम स्क्वायर न्यूटन इंटू कितना, मीटर स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अगर इसकी वीमा की बात करूं मैं, वीमा, वीमा, तो वीमा एप्सिलॉन नॉट का वीमा 1/4 पाई का तो कोई वीमा होता नहीं है, तो 1/के का डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा। के का डायमेंशन कितना आया था अपने पास भाई, के का डायमेंशन आया था अपने पास m⁻1 था, तो -1 बन जाएगा, है ना, ठीक लिखा मैंने। एल की पावर कितना था, 3 था, तो -3 बन जाएगा। टी की पावर -4 था, तो +4 बन जाएगा। और ए की पावर -2 था, तो +2 बन जाएगा, ठीक लिखा मैंने। तो ये इसका डायमेंशन होता है। तो ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, जब भी क्वेश्चन करेंगे तो ये वैल्यू नहीं देगा, तो आपको मैं तो यही कहना चाहूंगा, अगर के यूज करना चाहो तो डायरेक्ट के यूज करना, ठीक है। इनके चक्कर में मत पड़ना, नहीं एप्सिलॉन नॉट रख दोगे तो ये वैल्यू सोल्व करोगे, ये सब मल्टीप्लाई करके 4 पाई एप्सिलॉन नॉट करके के की वैल्यू आती है, जो होती है 9 × 10⁻9 होती है। तो के का मान डायरेक्ट यूज करना, अगर कहीं एप्सिलॉन नॉट की आवश्यकता पड़े तब जाके एप्सिलॉन नॉट का मान यूज करना, ठीक है। तो ये नोट डाउन कीजिए एक बार आप, यहाँ से है ना, हाँ, आराम से लिखिए। नेक्स्ट देखो भाई, अगले पेज का ये नोट डाउन करो। आपको ओनली वैल्यू ध्यान होनी चाहिए, और कोई पूछ ले अगर एमकेएस में मात्रक ये सीजीएस में क्या होता है तो वो बताओ, तो वो वाली देखना है। आपको कभी पहले नहीं बताया होगा किसी ने के का मान 1 होता है सीजीएस, और पढ़ा भी दिया होगा चैप्टर। हाँ, यही तो बात है।
सारे क्वेश्चन सारी चीजें बहुत अच्छे से कवर करेंगे अपन। पूछ लेना है एक दो बच्चे से, कोई इंटेलिजेंट बन रहा हो क्लास का होगा कोई तो भाई इसका एमकेएस में तो ये वैल्यू होती है, तो चल सीजीएस में निकाल दे। अगर थोड़ा होगा तो निकाल सकता है, बाकी नहीं निकाल पाएगा। ईएसयू तो भाई उसका यूनिट ही है, जैसे अपने यहाँ कूलाम रखते हैं, कूलाम का मात्रक है वो तो मात्रक तो कहाँ जाएगा। ईएमयू दूसरा मात्रक होता है। देखो मैंने वहाँ 3-4 मात्रक पढ़ाए हैं आपको। एक तो कूलाम पढ़ाया, कूलाम एमकेएस में होता था। सीजीएस में मैंने पढ़ाया था ईएसयू मात्रक होता है, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट स्टैट कूलाम फ्रैंकलिन बोलते हैं। ठीक है, और मैंने दोनों में रिलेशन बताया था आपको, 1 कूलाम इक्वल टू होता है 3 × 10⁻⁹ ESU। अब इसको ऐसे मत समझो, ऐसे समझो, एमकेएस में मीटर होता है 1 मीटर, जो किसके बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो ये कंप्लीट वैल्यू रखेंगे तभी तो कन्वर्ट होगा वो। तो इसमें भी कूलाम की जगह ये कंप्लीट वैल्यू रखेंगे तब कन्वर्ट हो जाएगा। और ये वाला मात्रक किसका बचता है, सीजीएस का, जैसे ये मात्रक बचता है सीजीएस का। तो वैसे सेंटीमीटर स्क्वायर आता तो ये ईएसयू तो आएगा ही। और कुछ प्रॉब्लम डाउट है ना, लिख दिया। नेक्स्ट देखो ये एप्सिलॉन नोट का, और नोट कर लो का डायमेंशन, और वो उसी का रिवर्स है के का जस्ट। बाकी आप के का ही मान यूज करना, मेरा कहना तो यही है। और कहीं एप्सिलॉन नोट अगर अलग से ही आए तो एप्सिलॉन नोट का मान यूज करना है, बाकी के काम से हो जाएगा आपका। लिख दिया है ना। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, बाकी की बातें अपन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। कल इसके बारे में कि इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, कौन कौन सा, इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं, व्युत्क्रम वर्ग का नियम बोलते हैं। ठीक है, बिंदु आवेश की परिभाषा लिखा दूंगा, बिंदु आवेश क्या होता है, और बाकी इसका सदिश रूप देख के इस पे क्वेश्चन करेंगे काफी संख्या में। ठीक है, यहाँ से ये कूलाम फोर्स हो जाएगा। कूलाम फोर्स के बाद एक सुपरपोजिशन थ्योरम आती है अध्यारोपण के सिद्धांत वाली, कि एक चार्ज है उसके तरफ चार बहुत से चार्ज रख दिए जाए तो कितना फोर्स लगेगा, अपन सबका क्या कर देंगे, सदिश योग कर देंगे, वो वाला फोर्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपन फिर चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पे, है ना। तो लगभग लगभग अपन अपन गति में आ गए ये मान लो, है ना। उसके बाद फ्लक्स आएगा, और फ्लक्स के बाद गाउस का नियम आएगा। गाउस के नियम के 4-5 एप्लीकेशन है, वहां से एक बड़ा क्वेश्चन 101% आता है। ठीक है, तब तक के लिए ओके।